Good morning everyone. How are you? Great. बेटा इन द लास्ट लेक्चर जो हमने सीखा था इकोनॉमिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक्स जो किए थे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मैं कुछ आपको फिर से उसको रिविजन करा रही हूँ जो हमने पिछले क्लास में किया कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी वो जगह है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब द एक्टिविटीज़ वो काम जो हम करते हैं टू अर्न मनी, जो पैसे कमाने के लिए काम किए जाएं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक्स उस सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी है, राइट। देन वी स्टडीड सर्टन डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स, जिसमें एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ मनी की बात है। जिसको क्रिटिसाइज करते हुए, कुछ कमियां निकालते हुए एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी नई डेफिनेशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने बोला सिर्फ मनी नहीं बट इट्स द स्टडी ऑफ मैन, हाउ अ पर्सन डिसाइड्स अबाउट कि कौन सी नीड उसको कैसे सेटिस्फाई करनी है। तो वो एक मैन काइंड की स्टडी भी है, क्योंकि जब तक मेरी नीड्स नहीं होंगी मेरे को उस मनी से कोई भी मतलब नहीं होगा। सिमिलरली जब हमने उस चीज़ की डेफिनेशन क्रिएट करी, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया बाय द अदर ऑथर्स, जैसे रॉबिन्स थे। उन्होंने बोला कि सिर्फ इसमें यही बातें नहीं होती बट वी ऑल्सो रिक्वायर टू कीप इन माइंड दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी जो चीज़ें हमारे पास हैं खर्चने के लिए वो लिमिटेड है, उनकी कैपेसिटी कम है, पर उन्हीं रिसोर्सेज को मैं अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकती हूँ, यानी दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। प्लस मेरी इतनी ज़्यादा वांट्स और डिमांड्स हैं, इतनी सारी नीड्स हैं, अनलिमिटेड हैं कि मेरी एक इच्छा पूरी होती है तो मैं दूसरी इच्छा की तरफ भागने लगता हूँ। तो उस केस में क्या है कि मुझे एक डिसीजन लेना होगा चूज़ करने का। आई हैव टू चूज़ बिटवीन कि अब मैं क्या काम करूँ इन पैसों से, या अब मैं कौन सा काम सैक्रिफाइस करूँ। सो दिस इज़ व्हाट द होल इकोनॉमिक्स इज स्टैंडिंग अपॉन, नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि हमारे 3 हिस्सों में आती है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा बेटा कि डू वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो हम आम लोगों के लिए बनाते हैं, सिर्फ यूज़ किया, नीड सेटिस्फाई हुई एंड दे आर गॉन, जैसे कि कपड़े, क्लोथ्स हो गए, शूज़, लाइट्स, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, टीवी, दे ऑल आर कंज्यूमर गुड्स, राइट। बट कैपिटल गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टू फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, यानी एक मशीन। अगर मैं सारा रिसोर्स, सपोज करो मेरे पास कुछ सामान पड़ा है फैक्ट्री में, अगर मैं उस सारे सामान से एक मशीन बना लूँ, उस मशीन से मैं और चीज़ें भी प्रोड्यूस कर पाऊंगी, तो वो क्या है? कैपिटल गुड। पर अगर वही रिसोर्सेज से मैंने शूज़, क्लोथ्स, ये सब सामान बनवा लिया तो मैं सिर्फ वन टाइम प्रोडक्शन कर पाऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट द डिसीजन द इकोनॉमिस्ट्स हैव टू टेक ऑफ द कंट्री, कि क्या हम अपने इन कम रिसोर्सेज को किस एरिया में लगाएं। क्या हम लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या हम और फर्दर प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए कैपिटल गुड्स बनाएं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम आती थी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कहता है कि भाई टेक्निक क्या लगानी है, किस तरह से काम करें। क्या हम ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, या हम लेबर का इस्तेमाल करें। तो बच्चा दैट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। अगर आपके कंट्री, आपके नेशन में ज़्यादा वैल्यू मनी है, यानी योर कंट्री इज़ रिच, अगर आपकी कंट्री रिच है, उसको ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं, तो अगर बेटा ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं तो उस केस में हम मोर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टुवर्ड्स मशीन्स एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, देन वी कैन यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। पर अगर हमारी कंट्री में मनी वैल्यू वाइज हम इतने रिच नहीं हैं, बट हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करके भी अपना काम निकलवा सकते हैं, यानी वी कैन गो विद लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर ऑफ लेबर। तो ये डिसीजन टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी कंट्री में मैन पावर या पैसे की अवेलेबिलिटी कितनी रही। क्लियर? नेक्स्ट फिर आता है किसके लिए बनाएं, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या हम अपनी कंट्री के रिच सेक्शंस पर फोकस करें, या हम अपनी कंट्री के पुअर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने की तरफ फोकस करें। यानी क्या हम अपने रिच सेक्शंस के लिए काम करें, क्या हम उनके लिए और लग्जूरियस आइटम्स बनाएं,
या हम अपने पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए पुअर के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, तो वो भी डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। अगर गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स की तरफ ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब यही है कि वो लोग रिच को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और अगर वो पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ, जनरल ट्रांसपोर्टेशन, जनरल स्कूलिंग एंड एजुकेशन पर ध्यान देती है, देन इट इज़ शोइंग दैट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर ऑन पुअर पीपल, एंड ये हमारा पुअर और रिच का जो बीच का गैप है उसको कम करने की कोशिश कर सकता है, एंड द कंट्री कैन डेवलप इन अ मोर गुड मैनर। क्लियर? तो यहाँ तक बेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आज हमने जो शुरू करना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेटा माइक्रो का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप कह सकते हो बेस है। इसके ऊपर कंज्यूमर का बेसिक बिहेवियर बेस्ड है। तो जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज फ्रॉम द कंज्यूमर व्यू पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स के जो हमारे दो बेस पिलर्स हैं, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर। ये दो हमारे बेसिक पिलर्स हैं ऑफ द इकोनॉमी। तो वी हैव टू स्टडी बोथ द व्यू पॉइंट्स, बिकॉज अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो कोई चीज़ वो खरीदना नहीं चाहेगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो कोई बनाने वाला नहीं होगा, अगर वो कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बनाकर बेचने का भी फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं पर उसका कोई बनाने वाला नहीं है तो भी हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर भी ज़रूरी है और प्रोड्यूसर भी ज़रूरी है टू रन एन इकोनॉमी। क्लियर? तो अभी जो हमने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट करना है बेटा वो है हमारा फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूटिलिटी होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर मैं समझाती हूँ। यूटिलिटी रेफर्स टू want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. अब इसका क्या मतलब है? यूटिलिटी मतलब बच्चे कि कैसे कोई प्रोडक्ट मेरी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम हंग्री, तो इफ़ मेरे को एक एप्पल मिल जाए खाने को तो एप्पल विल सेटिस्फाई माई हंगर। तो एप्पल हैज़ गिवन मी यूटिलिटी। क्लियर? यूटिलिटी का मतलब क्या है? किस प्रोडक्ट में उतनी पावर है कि वो आपकी उस प्रेजेंट इच्छा को या नीड को या डिज़ायर को या आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। दैट इज व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट the level of satisfaction he gets is called utility. क्लियर? पर एक बात याद रखना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दो वर्ड्स इक्वल नहीं है। डोंट टेक देम टू बी द सेम। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। कैसे? यूटिलिटी का मतलब है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, और यूजफुल का मतलब है जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए गुड हो, काम की हो। तो इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग अ सिगरेट। स्मोकिंग अ सिगरेट। अब बच्चे इस केस में जो कि स्मोकर है, जिसको एडिक्शन है स्मोकिंग की, जो स्मोकर है या जो एडिक्ट है, जिसको स्मोकिंग की आदत है, उसको अगर सिगरेट दे दी जाएगी तो उसके लिए यूटिलिटी तो होगी, उसकी वांट तो उस समय के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, पर क्या ये उसकी हेल्थ के लिए यूजफुल है?
नहीं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। समझ में आया? तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस को एक नहीं मानना। यूटिलिटी मतलब मेरी कोई वांट है, मैं उसको खुश करना चाहती हूँ, सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, फुलफिल करना चाहती हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट मेरी वो इच्छा पूरी कर दे, दैट प्रोडक्ट हैज़ यूटिलिटी फॉर मी। पर अगर उस प्रोडक्ट से मेरे को फ़ायदा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज़फुल है। क्लियर? तो अगर स्मोकर को उस टाइम सिगरेट चाहिए, पीने का उसका मन हो रहा है, तो वो क्या करेगा? सिगरेट लेगा, स्मोक करेगा, तो उसको यूटिलिटी तो मिलेगी, उसकी वांट सेटिस्फाई तो होगी, पर वो उसकी हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है, वो उसके लिए इंजूरियस टू हेल्थ है। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ तक अभी नोट कर सकते हैं यूटिलिटी क्या हो गई। आई होप आप सबको समझ में आ गया। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो उसको किस लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई करे आपकी वांट, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए यूजफुल भी हो। क्लियर हो गया? ग्रेट। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Utility is of two types: total utility and marginal utility. Total utility and marginal utility. Now what does it mean? पहले हम टोटल वाली करते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। The satisfaction derived by a consumer, I hope आपको इतनी लैंग्वेज समझ आ रही होगी। Satisfaction derived by a consumer by consuming, ध्यान रखिएगा यहाँ बोर्ड पर, all the units of a commodity. All the units of a commodity. मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मेरे पास अगर 2 पिज़्ज़ा हैं, तो ये दोनों खाकर जो मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिली उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी जब मैंने सारे यूनिट खा लिए, मैंने कंप्लीट कंज्यूम कर लिए, कंप्लीटली उसको एब्सॉर्ब कर लिया है, पूरा खाने के बाद एट द एंड जो मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 एप्पल्स हैं, तो 3 के 3 खाने के बाद जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज माय टोटल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा मार्जिनल पर। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है, जैसे मार्जिन हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्लोथ स्टिच कराते हैं तो हम टेलर को बोलते हैं भाई थोड़ा मार्जिन रखना। मार्जिन मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखना, थोड़ा एडिशनल जगह रखना। तो मार्जिन की मतलब होती है कुछ एडिशनल। मार्जिन का क्या मतलब होता है? कुछ एडिशनल। ये मार्जिनल वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में बहुत जगह मिलेगा, तो आप एक बार ही इसका मीनिंग समझ लो तो आपको फर्दर हर चैप्टर में बहुत ही ईजी लगेगा। मार्जिनल का मतलब है बच्चे एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होगा? एडिशनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझाती हूं। इट मीन्स the additional utility derived by consuming
one more additional unit of a commodity. ध्यान देंगे इस वर्ड पे, by consuming one more additional unit of a commodity, मतलब एक और एक्स्ट्रा खाने से जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक चीज़ याद रख लेना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हम यूटिलिटी के कर रहे हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो अप्रोच का नाम होता है हमारा कार्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दो अप्रोचेज में आते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, बट इन एक्चुअल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, असलियत में यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि एक एप्पल खा के मेरे को 10 की सेटिस्फैक्शन मिली या 5 की मिली या 2 की मिली। हम इस तरह से नंबर फॉर्म में उसको नहीं मेजर कर सकते। वी डोंट हैव अ मेजरिंग स्केल टू मेजर माई लेवल ऑफ हैप्पीनेस और माई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मूवी देखने गई हूँ तो मेरा रिव्यू कुछ और होगा, मेरे फ्रेंड्स का रिव्यू कुछ और होगा। तो सबका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी मेजरिंग स्केल पर नहीं मेजर किया जा सकता कि आपको ये मूवी कितनी अच्छी लगी। क्लियर? तो असलियत में यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती, पर ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। तो इन दिस अप्रोच इट इज़ अज्यूम, याद रखिएगा, इट इज़ अज्यूम, इसको मान लिया जाता है, सपोज किया जाता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। क्लियर? तो इसका मैं मार्जिनल यूटिलिटी का आपको एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये है बेटा मेरे पास यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। जब मैंने कोई एप्पल नहीं खाया तो मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मैं टोटल यूटिलिटी नोट कर रही हूँ। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट एप्पल खाया बेटा तो मेरे को 40 की, लेट्स से नंबर्स हैं, रैंडमली हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसका, कोई भी नंबर आप इसमें नोट कर सकते हो। फर्स्ट एप्पल खाया तो लेट्स से कि मुझे 40 की सेटिस्फैक्शन मिली। जब मैंने 2 एप्पल्स खा लिए तो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन हो गई 70, यानी 2 एप्पल्स पर, दिस वॉज माई फर्स्ट एप्पल, तो 40 की सेटिस्फैक्शन। जब मैंने सेकेंड एप्पल खाया तो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन पहुंच गई 70 पर, यानी इस सेकेंड एप्पल ने मेरी टोटल यूटिलिटी को कितने से इंक्रीज किया? इंक्रीज बाय 30। इसका मतलब ये हुआ कि एक और एप्पल खाने से मेरी सेटिस्फैक्शन 30 से इंक्रीज हो गई। सो दिस 30 इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। दिस 30 इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हमने क्या सीखा था? एक और यूनिट खाने से जो मेरे को एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिले उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब मैंने फर्स्ट खाया तो टोटल वॉज 40, तो 0 के बाद 1 खाने पर मेरी सेटिस्फैक्शन कितने से बढ़ गई? 40 तक बढ़ गई। दिस इज माई MU। जब मैंने सेकेंड एप्पल खाया तो मेरी सेटिस्फैक्शन 40 से हो गई 70 टोटल वाली। तो कितनी एडिशन हुई टोटल में? 30। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? 30। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ आइटम n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ आइटम n माइनस 1। यानी बेसिकली क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रेजेंट आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस आइटम। यही सीख रहे हैं ना हम लोग। अगर मेरे को सेकेंड यूनिट की MU निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, आई विल गेट आंसर एज 30। क्लियर? आगे भी देख लेते हैं इसको। अगर थर्ड यूनिट है बेटा तो लेट्स से मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिली 90 की, तो नाउ व्हाट्स द एडिशन? 90 थर्ड यूनिट पर मिली, पिछले यूनिट पर मिली थी 70। तो ये थर्ड एप्पल खाने से कितनी सेटिस्फैक्शन बढ़ी मेरी? 20 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? एंड याद रखिएगा यूटिलिटी का जो मेजरिंग यूनिट है, जैसे कि हम लोग वेट मेजर करते हैं केजीज
liquid in liters, तो utility is measured in utils. तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे को थर्ड एप्पल खाने से 20 यूटिल्स की एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मिली. इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रेजेंट आइटम जिसका आप निकालना चाहते हो माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस आइटम जो उससे पिछली वाली थी. सो यू विल गेट द मार्जिनल यूटिलिटी. इसका एक और फॉर्मूला भी है निकालने का. चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू. इसका क्या मतलब है? फॉर्मूला देखेंगे. दिस ट्रायंगल मीन्स, इसको हम बोलते हैं डेल्टा. दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड डेल्टा. डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज. चेंज यानी बदलाव. तो चेंज का मतलब हो गया, चेंज कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड. चेंज क्या होगा? सपोज करो पुरानी फिगर थी 50, नई फिगर आई 90, तो व्हाट इज द चेंज? 40. चेंज कैसे निकला? नई फिगर माइनस ओल्ड फिगर. क्लियर? तो ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा. डेल्टा मीन्स चेंज. चेंज कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड. तो अगर बच्चे मैं इस फॉर्मूला के थ्रू भी अपना आंसर निकालना चाहूँ तो हो सकता है. देखें कैसे. ऊपर की फिगर्स देखेंगे. सपोज करो मेरे को ये थर्ड यूनिट पर एमयू निकालना है, तो व्हाट इज द चेंज इन टी यू? न्यू टी यू इज 90, ओल्ड टी यू इज 70. तो 90 माइनस 70, न्यू माइनस ओल्ड, यानी ये क्या हो गया? चेंज इन टी यू. क्लियर? और डिवाइड किससे करना है? चेंज इन क्वांटिटी से. तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3. न्यू माइनस ओल्ड, 3 माइनस 2. तो व्हाट इज द आंसर? 90 minus 70 is 20, 3 minus 2 is 1. The answer comes out to be 20, which is the same. Clear? So with the both formulas you can easily find out MU. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं to fill up the chart and to complete the figures. ठीक है, जिससे आपको ये वैल्यूज निकालनी पूछी जा सकती है. क्लियर हो गया एवरीबडी? TU एंड MU का कॉन्सेप्ट. अब इसी फॉर्मूला से अगर मैं TU निकालना चाहूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पर मेरे पास है यूनिट्स ऑफ एप्पल 0, 1, 2, 3. अब मेरे को TU नहीं गिवन, MU गिवन. तो MU से भी TU निकाली जा सकती है. तो MU 0 यूनिट की तो 0 ही होगी. लेट्स से फर्स्ट यूनिट ही गिवन है MU एज 40, then it is given as 30, then it is given as 20. MU is given है. Now how to find out TU? सिंपल सा लॉजिक है बेटा. अगर MU निकालने के लिए हम 2 TUs को माइनस करते थे, तो TU निकालने के लिए हमें MUs को प्लस कर देना पड़ेगा. तो आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी. कैसे दें? पहला यूनिट खाने पर मेरे को एडिशनल यूटिलिटी मिलती है 40 की. तो अगर मैंने पहला यूनिट खाया है तो जो मेरे को एडिशनल मिली वही मेरी टोटल होगी. तो यहाँ पर आ जाएगा 40. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड एप्पल खाने पर मेरी एडिशनल यूटिलिटी है 30. सेकेंड एप्पल खाने पर एडिशनल एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी है? 30 की. तो टोटल कितनी हो गई? पहला एप्पल खाया था तो 40 थी, सेकेंड एप्पल खाया तो 30 की एडिशन हुई. तो टोटल अब कितना हो गया? 40 प्लस 30 70. क्लियर? अब थर्ड एप्पल खाया तो एडिशन हुई है 20 की. क्या हुआ है? एडिशन हुई है 20 की, यानी 20 की एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली है. तो फिर टोटल कितना हो गया? 2 एप्पल्स पर मेरा टोटल था 70. थर्ड एप्पल खाया तो एक्स्ट्रा मिली 20, तो टोटल कितना हो गया? 90. इज दैट क्लियर? तो TU का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? TU का फॉर्मूला हो गया MU1 plus MU2 and so on. Or you can also say TU is equal to sigma MU of the commodity X. Sigma मतलब इसका क्या मतलब होता है? साइन का सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है टोटल. So this is your formula. यानी MUs को टोटल करते जाओ, जहाँ जहाँ यूनिट तक आपको निकालना है, you will get your total utility. Clear?
डन, ग्रेट। अब आते हैं बेटा इसके एक इम्पॉर्टेंट लॉ के ऊपर। आपको TUMU का मतलब समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके लॉ पर। हेडिंग देंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility. This law is a very very important law and the basic structure of economics for consumer behavior. ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने लगता है, शुरू में तो उसको बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो खुश रहता है, पर लेटर ऑन बाय कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी अगेन एंड अगेन, एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करते जाने से उसकी सेटिस्फैक्शन गिरने लगती है, कम होने लगती है। और ये एक नेचुरल ट्रुथ है। जैसे कि बेटा हमने अगर कुछ चीज़ शुरू में ली, हमें उसका क्रेज़ बना रहता है, पर वही चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती है तो हमें उसका क्रेज़ कम हो जाता है, हम उससे बोर होने लगते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ करने के लिए कि वो एक प्रोडक्ट पर कभी भी टिक कर नहीं बैठते। तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक बारी जो प्रोडक्ट आपने लिया, जैसे जैसे आप उसकी प्रोडक्शन कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले लोगे, आपकी मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उससे कम होने लगेगी, बिकॉज आप उससे बोर होने लगते हो, या आपकी नीड अब सेटिस्फाई हो चुकी है तो अब वो ज़्यादा आपको मिल भी जाए तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप फर्स्ट चपाती खाओगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। वहीं जिसकी कैपेसिटी 2 चपाती खाने की है वो 2 पर एंड करेगा। जब आपने फर्स्ट सेकेंड चपाती खाई, आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से आपकी हंगर सेटिस्फाई हो गई। अब जब वही सेम चपाती सेम हाथों से बनी हुई सेम साइज की आपको दोबारा दी जाए थर्ड नंबर पर, अगर आपका पेट फुल हो चुका हुआ है, टमी फुल है, तब आप वो थर्ड चपाती नहीं खा पाएंगे। यानी द सेम प्रोडक्ट अगर हम कंज्यूम करेंगे मोर क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली, तो शुरू में तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पर लेटर ऑन मेरी सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको बताती हूँ, पिज़्ज़ा ले लो आप डोमिनोज का, सबको पसंद है। फर्स्ट आपने पिज़्ज़ा लिया, अगर आपकी कैपेसिटी है खाने की, तो आपने फर्स्ट पिज़्ज़ा लिया, आपने खाया, आपकी हंगर सेटिस्फाई होगी, नाउ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए, आपको बहुत टेस्टी लगा। पर वही सेम पिज़्ज़ा आपको जब आपका पेट भर चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेकर आऊँगी तो आप कहोगे बस मैम हमसे और नहीं खाया जाएगा, ठीक है। आप वही सेम पिज़्ज़ा को रिजेक्ट जोन में डाल दोगे, राइट। आप बोलोगे पैक कर दो, अभी हम नहीं खा सकते, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है और अब मुझसे और नहीं कंज्यूम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वही सेम चीज़ मैं मोर एंड मोर क्वांटिटी में कंज्यूम करूँगी सेम टाइम पर, तो शुरू में तो मेरे को अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पर लेटर ऑन मेरी सेटिस्फैक्शन गिरने लग जाएगी और समटाइम्स इट कैन टर्न आउट टू बी नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव मतलब कि हो सकता है ओवर ईट करो एंड देन यू वॉमिट, ठीक है। तो ओवर ईट कर लिया, वॉमिट हो गई, तो सेटिस्फैक्शन क्या मिलनी थी, सब नेगेटिव ही हो गया। इज दैट क्लियर? तो यही इस लॉ का मतलब है कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम, initially the satisfaction increases but later on it starts diminishing. Clear? तो definition लिखेंगे, this law states that as a consumer consumes more and more units of the same commodity, his satisfaction initially increases but eventually यानी धीरे धीरे slowly starts
डिमिनिशिंग, या हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, this is called law of diminishing marginal utility, that as I consume more and more units of a commodity, initially तो मुझे अच्छी satisfaction मिलती है, but later on the satisfaction goes on diminishing. Clear? इसके लिए आप एक चार्ट ड्रॉ करेंगे इसको समझने के लिए. यूनिट्स ऑफ पिज्ज़ा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. ये फिगर्स इमेजिनरी फिगर्स हैं, पर यस लॉ का क्वेश्चन लिखने में आया तो आपने इन फिगर्स का एक पर्टिकुलर चार्ट सिर्फ टीयू का सिर्फ रिमेंबर कर लेना, ताकि आपको एमयू की फिगर्स उसी लेवल पर निकल कर आए और हम अपना लॉ एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है, तो ये फिगर्स इमेजिनरी हैं, पर इसका जो पैटर्न ऑफ फिगर्स है वो हमें ध्यान में रखना है, ताकि हमारा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो फॉलो होता जाए. Now you can easily find out mu from this. When you have consumed no units of pizza, no mu. पहला पिज़्ज़ा खाने पर टोटल सेटिस्फैक्शन है 40, तो एडिशनल भी 40 होगी. सेकेंड पिज़्ज़ा खाने पर टोटल है 70, दो पिज़्ज़ा खाने पर टोटल है 70, तो ये दूसरे वाले में कितनी एडिशनल यूटिलिटी दी मेरे को? 70 माइनस 40 दैट इज 30. 3 पिज़्ज़ा खाने पर टोटल मिली मेरे को 90, तो एडिशनल कितनी हुई? 90 माइनस 70 20. 4 पिज़्ज़ा खाने पर टोटल है 100, तो एडिशन कितना हुआ भाई? पीछे 90 था, अब हो गया 100, तो कितनी एडिशन हुई? 10. देन 5th पिज़्ज़ा खाया तो टोटल सेटिस्फैक्शन उतनी ही रही, क्योंकि अब शायद मेरी हंगर सेटिस्फाई हो चुकी है, अब ये एडिशनल यूनिट मुझे और सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा, तो नो एडिशन सेम है, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर 0. और अब अगर मुझे एक और पिज़्ज़ा दिया तो अब तो भाई मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरे को तो वॉमिट आने वाली है, तो क्या हो गया? नेगेटिव. पहले 100 थी, अब ज़्यादा क्या मिलनी है? उतनी भी नहीं मिली, बल्कि सेटिस्फैक्शन कम हो गई, इट इज़ -10. इट गोज इनटू नेगेटिव जोन. बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट द लॉ इज स्टेटिंग यू. तो अगर आपको बेटा लॉ का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है? पहले आपने यूटिलिटी डिफाइन करनी है, टीयू और एमयू को डिफाइन करना है. ये सारा जो अभी हमने ऊपर सीखा, ये पूरी आप डेफिनेशंस लिखोगे, टीयू की, एमयू की, उसका फॉर्मूला. ठीक है, जब अगर आपको लॉ का क्वेश्चन आ जाएगा ये सब लिखोगे. उसके बाद आप लॉ की डेफिनेशन देंगे. ये जो हमने अभी लॉ की डेफिनेशन सीखी, दिस वन, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये चार्ट बताएंगे, चार्ट ड्रॉ करेंगे. और क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो विदाउट डायग्राम्स इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट, तो हम डायग्राम्स भी बनाएंगे. क्लियर? सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम नाउ. अगर हम इस चार्ट में इनका बिहेवियर देखें तो आप बता सकते हो कि टीयू का क्या लेवल जा रहा है. टीयू शुरू में इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम फिगर इसकी ये है 100. यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इंक्रीज. 40 से 70, 90 से 100, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. फिर इसकी पूरे चार्ट में मैक्सिमम फिगर कहाँ पर है? 100 पर. तो यहाँ पर ये हो गया मैक्सिमम. इस लेवल पर वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, राइट. एंड उसके बाद इस लेवल पे आके ये हो जाता है कांस्टेंट. चार्ट से ये समझ में आ रहा है. एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. यहाँ पर क्या हो गया? स्टार्ट्स फॉलिंग. तो टीयू का क्या बिहेवियर नजर आया? दैट टीयू इंक्रीजेज इनिशियली, बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, देन स्टार्ट्स फॉलिंग. तो टीयू का बिहेवियर लिखेंगे भाई, बिहेवियर ऑफ टीयू. टीयू इनिशियली increases, then becomes
मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, यानी उस पॉइंट पर टिका रहता है। मैं यही आपको चीज़ समझा रही थी कि फिगर्स रैंडम है, फिगर आप कोई भी ले सकते हो, पर पैटर्न ऑफ फिगर्स पर ध्यान देना है कि हमारा ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो कि पहले हम इंक्रीज दिखाएं, फिर वो फिगर्स मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाए, फिर डिक्रीज दिखाना है, क्योंकि ये लॉ का बेस है। लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते, वी हैव टू डू इट एज इट इज़। तो फिगर्स आप कोई भी लो, पर ये पैटर्न चेंज मत करना, पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए। So it has to be maximum and then constant, and then it starts declining. Then it starts declining. Increases, becomes maximum constant, then it starts declining. तो इस हिसाब से बेटा अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, शेप डायग्राम की, तो कैसी बनेगी? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, यहाँ हम लेंगे बेटा टी यू इस साइड, यहाँ हम लेंगे एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो याद रखिएगा, इको में आपको स्टैटिस्टिक्स की तरह, मैथ्स की तरह प्लॉट नहीं करने हैं पॉइंट्स, आपको सिर्फ एक फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। आपको ये नहीं करना कि जीरो से यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, आपको एक फ्री हैंड ड्राइंग करनी है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है? शुरू में टी यू इंक्रीज कर रहा है, और आपको पता है ना टी यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? निल से, यानी इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तो टी यू पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कराएंगे, फिर मैक्सिमम और कांस्टेंट, देन स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, यानी इट विल स्टार्ट, जीरो यूनिट ऑफ कमोडिटी लिया तो इट इज निल, फर्स्ट यूनिट लिया तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हियर फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, अब इट इंक्रीजेज हियर इट बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। क्योंकि बेटा मैक्सिमम और कांस्टेंट है तो एक कर्व शेप आई है। अगर मैं ऐसी शेप बनाती डायग्राम की तो ये क्या नजर आ रहा है? मैक्सिमम से सीधा नीचे फॉल हुआ, तो दिस इज नॉट द केस। मैक्सिमम होकर 100 पर ये थोड़ी देर के लिए वहां पे टिक गया, तो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, देन स्टार्ट्स फॉलिंग। सो दिस इज द शेप ऑफ टी यू। कई बुक्स में टी यू, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जीरो से बनाया है तो हमारी इस तरह की शेप आ रही है, पर कई बुक्स में टी यू इस तरह से भी दिखाया जाता है। They don't start from zero, they start from unit 1. तो जीरो नहीं शो करते, 1 से दिखाते। दिस इज ऑल्सो टी। यहाँ पर हो गया मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो घबराना नहीं, अगर आपकी बुक्स में इस तरह से बना है तो भी ठीक है, ये बना है तो भी ठीक है, क्योंकि जनरल बिहेवियर वी हैव टू शो विच शोज दैट व्हेन द फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूम्ड, टी यू स्टार्ट्स, it increases, becomes maximum and constant, then starts falling. This is the behavior of T. Clear? इसको ड्रॉ कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए एमयू के डायग्राम पर। एमयू का डायग्राम हम अगर बनाना चाहें, वाई पर हम लेंगे एमयू, इधर हम लेंगे यूनिट्स, ऊपर चार्ट से देखते हैं एमयू का क्या बिहेवियर चल रहा है। एमयू इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बिकमिंग जीरो एंड देन बिकमिंग नेगेटिव। यही नजर आ रहा है, कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, तो एमयू का बिहेवियर नोट करेंगे। Behavior of MU, it continuously falls, becomes zero and then becomes negative. ये इसका बेसिक बिहेवियर है बच्चे, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने फिगर ऐसी लेनी है जो कि इस बिहेवियर को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब MU कहीं ऊपर से शुरू होगा,
यहाँ से it will continuously fall, become 0, then become negative. This is my M. It will continuously fall, become 0, then become negative. यहाँ पर ये 0 हो गया और यहाँ पर ये नीचे आ गया नेगेटिव. तो कंटिन्यूस फॉल दिखा रहे हैं हम इसकी. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट खाते हैं, आने वाले यूनिट से हमारी सेटिस्फैक्शन पुराने यूनिट्स के मुकाबले कम होने लग जाती है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया. एंड इट्स अ यूनिवर्सल लॉजिक. इज दैट क्लियर? TU और MU के डायग्राम्स क्लियर है सबको? क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे बेटा इसी में, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. इस रिलेशनशिप के लिए बच्चे यही हम ऊपर वाला ही डायग्राम यूज करेंगे. तो मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, पर याद रखिएगा आपने जब रिलेशनशिप का क्वेश्चन करना है तो जो TU MU का डायग्राम बनाना है तो आपने इनको वन अबव द अदर बनाना है. ये आपका बन जाएगा बेटा TU का डायग्राम, और आपने इसके नीचे ही बनाना है MU का. और कोशिश ये करेंगे कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ करें. ये इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपका डायग्राम कभी गलत ना हो. एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो और MU ऐसे ड्रॉ करो कि उसका 0 वाला पॉइंट इस डॉटेड लाइन को टच करता हुआ निकले, लाइक दिस. So this is my MU. तो आपने ये जो डॉटेड लाइन बना लेनी है, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा. तो आपने क्या करना है, दोबारा सुन लो. TU के मैक्सिमम पॉइंट से आपने एक डॉटेड लाइन नीचे को ड्रॉ करनी है यहाँ तक, और जब MU को ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना है कि वो इस डॉटेड लाइन के जो टच हो रहा है एक्स एक्सिस पर, वहाँ से क्रॉस करता हुआ निकले. क्लियर? तो अगर ये डायग्राम हमारे सामने है तो क्या रिलेशनशिप नजर आएगा आपको? पहले इस फेज में देखिए, दिस जोन, this one. When MU is rising, TU is falling. When TU is rising, MU falls. यही नजर आ रहा है. When TU is rising, MU is falling. Clear? Next, when TU is maximum and constant. When TU is maximum and constant, तब MU को क्या हो रहा है? MU is 0. When TU is maximum and constant, MU is 0. And in the third phase, ये third हिस्सा जो हमारा है, when TU starts falling, MU becomes negative. तो ये है इसका बच्चा रिलेशनशिप. जो क्या नजर आ रहा है हमको कि जो फर्स्ट जोन है ये वाला, ये हिस्से को आपने देखना है. ये डॉटेड लाइन ने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो ये जो फर्स्ट जोन है ये क्या दिखा रहा है? When TU is rising, MU falls. When TU is rising, MU is falling. क्लियर? फिर इसका सेंटर पार्ट क्या दिखा रहा है? When TU is maximum, when TU is maximum, MU is 0. When TU is maximum, MU is 0. और जिसका लास्ट पार्ट है थर्ड जोन, वो क्या दिखा रहा है? When TU starts falling, ये वाला जोन, ऑरेंज जोन, when TU starts falling, MU reaches the negative zone. When TU starts falling, MU becomes negative. तो मैंने इस डायग्राम को आपको 3 कलर से डिवाइड कर दिया है. येलो पोर्शन indicates the first relationship. When TU is rising, MU is falling. Blue zone gives the second relationship. When TU is maximum, MU is 0. And third one is the orange zone. When TU is falling, MU becomes negative. Clear? This is what is the relationship between TU and MU.
क्लियर बेटा? गो थ्रू इट वंस, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे. डन. नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पोर्शन है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट का वो है कि ये लॉ जो हमने किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब क्योंकि इसका नाम है लॉ, तो लॉ मतलब वो होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, विच इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली, यानी जो सबको अप्लाई करे, जो कानून सबके लिए हो. तो कानून यही होता है, कानून का मतलब जो सबके लिए सेम हो. तो लॉ मीन्स जो सबके लिए सेम है, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल. पर हमने इस लॉ में सीखा जैसे जैसे कोई ज़्यादा खाता है उसकी सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है. पर ये लॉ बिल्कुल जैसा हमने लिखा वैसा ही ऑपरेट करे, उसके ऑपरेशन के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने होंगे ताकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो. क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, वो 10 यूनिट खाकर भी, 10 पिज़्ज़ा खाकर भी बोले भाई नहीं और लाओ. सम पीपल आर लाइक दैट, जिनका पेट कभी भरता ही नहीं है. अगर हम कोई रेसलर्स देखें, खली देखें या कोई और बड़े रेसलर्स देखें, उनकी बहुत ईटिंग कैपेसिटी होती है. तो सबको एक लॉ अप्लाई हो वो ज़रूरी नहीं है. फिर कईयों को एक चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, फिर वो लोग उसकी ज़्यादा चीज़ें भी खा सकते हैं. तो लॉ सही से अप्लाई हो इसीलिए हमने कुछ अज्यूम किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर हमने अभी पिज़्ज़ा खाया, सेकंड आया, मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैंने पैक करा लिया. अब अगर मेरे को 1 घंटे बाद दोबारा खाने का मन होगा तो मुझसे खाया जाएगा. उसी वक्त खाने को बोल रहे थे तो मैं कह रही थी नहीं मेरे से नहीं होगा. पर अगर मैंने टाइम गैप दे दिया तो मैं सेम पिज़्ज़ा दोबारा खा सकती हूँ विद द सेम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. इसीलिए ये लॉ ताकि सही से ऑपरेट हो, हमने इसके लिए कुछ अजम्पशंस करी हैं. वो अजम्पशंस आपने नोट करनी है. वो क्या है? नंबर 1, नो टाइम गैप इन कंजम्पशन, यानी ये लॉ तभी चलेगा अगर मेरी कंजम्पशन क्या है? कंटिन्यूअस है. टाइम गैप नहीं देना, उसी वक्त की बात है तो ही आप बोलोगे कि बस आई एम ओवर, अब और नहीं खा सकती. ठीक. सेकेंड, नो चेंज इन माई टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी ऐसा ना हो कि खाते खाते वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आने लगे और बाद में मैं कहूँ यार अब तो टेस्टी लग रहा है मैं और खा सकती हूँ. तो मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. थर्ड, द यूनिट ऑफ द कमोडिटी शुड बी स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मतलब सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स. सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब द साइज, द कॉम्पोजिशन, टेस्ट, हर चीज़ जो भी मेरे को आप बार बार चीज़ दे रहे हो वो शुड बी सिमिलर, इट शुड बी होमोजेनस, सेम होना चाहिए. क्योंकि भाई ऐसा देखा गया है कि अगर मैंने एक पिज़्ज़ा खाया उसके बाद अगर आप मुझे गार्लिक ब्रेड दोगे तो शायद मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं उसको टेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा टेस्ट बदल रहा है तो मैं खा लूँगी. पर पिज़्ज़ा के ऊपर फिर से सेम पिज़्ज़ा दोगे तो शायद मैं कह सकती हूँ आई एम डन, अब मैं और नहीं खा पाऊँगी. तो द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनस, इट शुड बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स. क्लियर? लास्ट assumption, the units of serving should be of reasonable size. Yani if I am serving you first a 4 slice pizza, then the second should also be the 4 slice, first should also be the 4 slice. ऐसा नहीं करना कि पहले आपको मैंने 6 स्लाइसेस खिला दिए, अब मैं आपको 4 वाला दे रही हूँ, फिर मैं आपको 2 वाला दे रही हूँ. क्यों? अगर मैंने साइज सर्विंग यूनिट्स चेंज किए तो उससे भी ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज अभी एक बड़ा जार ऑफ वाटर पिया है तो मेरा टमी फुल हो चुका है, अब मैं सेकंड जार ऑफ वाटर नहीं पी पाऊँगी.
पर 1 जार ऑफ वाटर पीने के बाद मैं शायद एक स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर पी सकती हूँ, तो द सर्विंग साइज शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज एंड शुड बी स्टैंडर्ड। उसका साइज भी सेम होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना। इफ यू आर सर्विंग अ थिंग इन अ ग्लास, and the glass size should be the same. ठीक है, it should not be like once you served in a jug then you served in a glass. ये situation नहीं होनी चाहिए, same size होना चाहिए. Is that clear? True? Great. So this was what the law is all about. अब इस law के कुछ exceptions भी हैं, वो भी आपके लिए important हैं कि कौन से areas हैं जहाँ ये law नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है भाई, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास जितनी मर्जी आ जाए, अबंडेंस में आ जाए, तो भी हम सेटिस्फाइड ही रहते हैं और खुशी मिलती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनी। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन मनी, गोल्ड, ज्वेलरी। अब इन चीज़ों को हमें जितना ज़्यादा दे दो हम तब भी उतने खुश रहेंगे। इनमें हम नहीं कहेंगे कि ज़्यादा मिल रही है और सेटिस्फैक्शन मेरी कम होती जा रही है। तो दीज आर एक्सेप्शंस टू द लॉ, दैट इज the areas where law does not apply. तो वो कौन सी एरियाज है? मनी, गोल्ड, ज्वेलरी, और होता है जैसे कई लोगों को आदत होती है कलेक्शन की ऑफ रेयर आइटम्स। कई लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कई लोग पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कई लोग पुराने कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। तो उन लोगों को जिनको रेयर आइटम्स आर्टिकल्स कलेक्ट करने की आदत है, उनको जितनी मिलेगी वो उतने खुश होंगे। ठीक है, फिर आती है हॉबीज़। अब कईयों की हॉबी होती है, अब सपोज करो लिसनिंग टू म्यूजिक मेरी हॉबी है, अगर जितना मर्जी सुना लो आई विल फील हैप्पी। मैं कभी नहीं कहूँगी कि बस मुझे और नहीं सुनना। इफ़ यू आर हैविंग अ हॉबी, यू इंजॉय डूइंग समथिंग, तो वो जितना मर्जी आप उसको करवा लो तो भी आपको ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे हॉबी है मे बी रीडिंग अ बुक, तो द पीपल हु आर वेरी डीप बुक रीडर्स, वो लोग तो जितनी मर्जी किताबें पढ़ सकते हैं, तो कभी बोर नहीं। क्लियर? ठीक है। और जैसे माइजर, जो कंजूस लोग होते हैं, भाई वो भी अपने पैसे जोड़ के रखते हैं, तो उनके पास ज़्यादा ही ज़्यादा रहता है, वो कम खर्चना चाहते हैं। दे आर हैप्पी व्हेन दे हैव मोर। तो जो कंजूस लोग होते हैं उन पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो हियर वी एंड अप दिस चैप्टर नोन एज यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जिसमें हमने यूटिलिटी बारे पढ़ा, टोटल एंड एमयू दो चीज़ें पढ़ी, फिर हमने लॉ सीखा और डीएमयू विद द चार्ट, विद द डायग्राम, with the explanation, exceptions and assumptions. So this completes our chapter for today. इसको आप रिवाइज करेंगे. In the next lecture we will be starting with a new concept. So till then, take care. Good day.